तो नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट 1। तो ये पहला मॉक टेस्ट है, इसको हम करेंगे। तो आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि एक कॉपी यानी नोटबुक और एक पेन अपने पास रख लीजिए। मैं पहले प्रश्न बोलूँगा, क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, वो भी बोलूँगा, लेकिन विश्लेषण नहीं करूँगा। आज जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था तब मैंने समझाया था वैसे नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ूंगा, 4 विकल्प बताते ही 1-2 सेकंड रुकूंगा या आप अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर है नोटबुक में नोट कर लीजिए कि जैसे पहले प्रश्न का आंसर ये होगा, अपनी तरफ से नोट कर लीजिए। मैं भी तुरंत आंसर बताऊंगा, आप अपने उत्तर को मेरे उत्तर से मिला लीजिए, यानी मेरे आंसर को अपने आंसर से मिलान करें। सही हो तो 2 अंक दे दो और गलत हो तो -1/2 यानी -5। आपको नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए, वहाँ न तो आपको अंक मिलेगा और न कटेगा। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। पेपर शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अति आत्मविश्वास से बचिए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न को छोड़ दीजिए और आपको आता है तो ज़रूर कीजिए। हमने इतनी पढ़ाई की है तो सकारात्मक रह के आपको इनके जवाब देने हैं। और जवाब देने के बाद जब आपके ये जो 25 प्रश्न कराऊंगा आज, 25 प्रश्न के उत्तर आप दे दें तो जो अंक आपने प्राप्त किए हैं या कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं, तो इससे पता लगेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें, जिससे उनको इसका ज्ञान हो। और हालांकि वो लिपि नहीं समझते हैं, इसलिए मैं बोल के बताऊंगा तो वो समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। 2 चीज़ हैं, उनके बीच में घनिष्ठ संबंध है। ए, शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में। बी, नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में। सी, समाज एवं विद्यालय में। डी, माता पिता एवं बालकों के चिंतन में। अब आपको क्या करना है, आप अपना इसको पॉज करके आप अपने ABCD जो भी उत्तर है उतार लीजिए। अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा समाज एवं विद्यालय में। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। हालांकि शिक्षकों और शिक्षाविद एक ही हो सकता है, ये जो भी है, लेकिन सबसे अच्छा जो घनिष्ठ संबंध है वो आएगा समाज एवं विद्यालय में। तो यहाँ ये आंसर आपका अगर मेरे आंसर से मिलता है तो ठीक है, ये बाद में मिलान कर सकते हो आप। ये मेरा आंसर आपका आंसर मिल गया तो वेल, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे में। अब मैं आपको बताऊंगा ना, जैसे जैसे बस चलता रहूँगा मैं। प्रश्न नंबर 2, किसी प्रेरणा आव्यूह के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक दशा का होना अवश्यंभावी है। 4 दशा होंगी, उनमें से एक का होना जरूरी है। कौन सी दशा है वो, तो वो दशा आएगी दोस्तों, पढ़ लीजिए आप। ए, शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। बी, कक्षा को असंगठित होना चाहिए। सी, छात्रों के लिए नियत कार्य प्रामाणिक नहीं होना चाहिए, ये प्रामाणिक नहीं होना चाहिए। डी, कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ इसका आंसर सरल है, ये प्रश्न सरल है, तो इसका आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 3, आजकल के छात्र हैं, आजकल के स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है। तो ए, लापरवाह एवं भयमुक्त। बी, पढ़ाई के प्रति अकर्मण्य। सी, पढ़ाई के प्रति समर्पित। डी, तीव्र मस्तिष्क वाले। अब आपका आंसर क्या होता है ये देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, तीव्र मस्तिष्क वाले। आजकल के विद्यार्थी हैं तीव्र मस्तिष्क वाले। मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें कि ये पढ़ाई के प्रति समर्पित भी आ सकता था इसमें। अकर्मण्य, लापरवाह, भयमुक्त ये नहीं आएगा, नकारात्मक नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे अच्छा आंसर है तीव्र मस्तिष्क वाले, तेज दिमाग वाले। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार शिक्षा नीति
भारत सरकार की शिक्षा नीति है वो शिक्षा को मानती है, क्या मानती है? उपभोक्ता सामग्री, पूंजी निवेश, आमदनी का साधन, व्यय। दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, कि भारत सरकार मानती है कि जब बच्चों को शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो देश मजबूत होगा। वो शिक्षा में निवेश मानती है कि इसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनने के साथ साथ मुक्त करती है। प्रेरणा लक्ष्य की तरह उन्मुक्त तो बनाती ही है, उसके साथ हमें किस चीज से मुक्त करती है? अभिमान से यानी प्राउड से, तनाव से, टेंशन से, ज्ञान से, एजुकेशन से, डी शक्ति से, पावर से। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? इसमें आंसर आएगा बी, तनाव से। प्रेरणा होती है वो हमें लक्ष्य की तरफ उन्मुख होने बनने के साथ साथ हमें तनाव से मुक्त करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यावहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो व्यावहारिक समस्या है उनको दूर करना किसके अंतर्गत आता है इनमें से? तो हमें इनको चारों को पढ़ना है पहले। ए, सामुदायिक मनोविज्ञान, बी, पास पड़ोस संबंधी मनोविज्ञान, सी, जनन मनोविज्ञान, डी, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ए, सामुदायिक मनोविज्ञान। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है किससे है? ए, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, बी, स्वभाव एवं चरित्र से, सी, शारीरिक बनावट एवं स्वभाव से, डी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। तो मित्रों इसका सही उत्तर आएगा डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किससे है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। प्रश्न नंबर 8, विद्यालय का पुस्तकालय, स्कूल की जो लाइब्रेरी है, क्या काम करती है? ए, छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक है, बी, निर्देशन प्रोग्राम में वृद्धि नहीं करता है, सी, कक्षा शिक्षण में सहायक नहीं है, डी, शिक्षण की शिक्षण प्रक्रियाओं को पुष्ट नहीं करता है। मैं समझता हूँ इसका आंसर बहुत सरल है और इसका आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? ए, परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं होती है, किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है। तो मित्रों इसका आंसर आएगा बी, इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई निश्चित करिकुलम नहीं होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। साथ ही साथ ही 10वां प्रश्न देख लेते हैं। वह गुण जो शिक्षक में परम आवश्यक है, एकदम जरूरी है, वह कौन सा गुण है जो शिक्षक में होना ही होना चाहिए? अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, बी, निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यताएं, सी, प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, डी, सांसारिक यानी भौतिक जगत प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसमें भी आप समझ सकेंगे, ये उत्तर दे सकेंगे आप, मैं समझता हूँ। तो इसका आंसर आएगा ए, अनुकूलन यानी अब टीचर है जो कंडीशन हो जाए क्लास में, एडजस्टमेंट हो जाए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और अवेयरनेस भी उसमें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो यह आप कर सकेंगे। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है, इंस्टीट्यूट, स्कूल एक इंस्टीट्यूट है जिसका कार्य है, वर्क है, क्या है? ए, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, स्तरीकरण स्तरीय लेवल से संबंधित है, बी, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना, सी, सामाजिक दूरी स्थापित करना, डी, यहाँ सामाजिकरण होगा, सामाजिकरण करना। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर आएगा डी, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिकरण करना, सोशलाइजेशन, ये सामाजिकरण आएगा। ठीक है मित्रों।
12वां प्रश्न है, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती हैं। स्कूल में जो संपन्न होती हैं मानवीय अंतर प्रक्रियाएं होती हैं, इंटर प्रोसेसेस और इंटरेक्शंस ये जो होते हैं वो क्या कही जाती हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन पढ़ेंगे। ए सामाजिक दशा, बी सामाजिक पदानुक्रमिकता, सी सामाजिक तंत्र, डी सामाजिक गतिशीलता। तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा सी सामाजिक तंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है। जो बेस्ट टीचर है उसकी प्रायोरिटी क्या रहती है? ए प्रधानाचार्य के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, बी प्रबंधक समिति के सचिव के प्रति, सी अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, डी छात्रों के प्रति। बहुत सरल प्रश्न है और आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा डी छात्रों के प्रति। तो टीचर की ड्यूटी है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के प्रति होती है। आगे चलते हैं। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है ए समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान, बी संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा हस्तांतरण में योगदान, सी कुछ निश्चित जैविक लक्षणों को संरक्षित करने में योगदान, डी अच्छे एवं बुरे लक्षणों की पहचान करने में योगदान। तो विद्यालय इनमें से क्या करता है? तो दोस्तों इनमें सबसे अच्छा आंसर आएगा ए समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान। यानी सोसाइटी के जो हाई स्टैंडर्ड हैं वहाँ तक पहुँचाने में अपना कंट्रीब्यूशन जो होता है वो विद्यालय देता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो स्कूल लेवल पे यूजीसी, ये फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा NCERT। सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा द्वारा। और डी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE नई दिल्ली द्वारा। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न पिछली बार BA BSc BEd में आया था। ये जो अब्रीवेशंस दिए हुए हैं UGC NCERT NCTE, आप पिछला पेपर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये देखो, ये तो कॉलेज शिक्षा के बारे में है, जो PG UG करते हैं उसके बारे में है। और ये BEd वगैरह किससे संबंधित है। और ये जो सीधी सी बात है, ये जो B है NCERT, तो विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष है उसका नियंत्रण कौन करता है? एकेडमिक पक्ष का ये कंट्रोल करता है NCERT, इसका कंट्रोल करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इनकी फुल फॉर्म भी आप चारों की याद कर लीजिए। प्रश्न 16 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। तो दोस्तों पहले जो एजुकेशन थी वो 10+1+3 थी। जैसे मैंने पढ़ाई की है वो 10+1+3 थी, यानी 10वीं की, फिर 10वीं के बाद 10वीं बोर्ड हो गया, 11वीं बोर्ड हो गया, और फिर 3 साल की BA हो गई ऐसे। तो अब क्या है कि 10+2 आप 10वीं पास करते हैं, फिर 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, है ना। तो फिर ये हो गई 10+2। हमने की थी 10+1 और +3। तो ऐसे 15 साल में BA होती है। 10 2 12 और 3 15। पहले होती 10 1 11 और 3 14। तो ये योजना किसने प्रस्तुत की थी, इसकी किसने सिफारिश की थी? कौन है? ए कोठारी कमीशन के द्वारा, बी मुदालियर कमीशन के द्वारा, सी राधाकृष्ण कमीशन, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, आप देखिएगा। ये सेम तो नहीं था, लेकिन कमीशन के द्वारा भी पूछा जाता है, शिक्षा मंत्री भी पूछ लिया जाता है, एब्रीविएशन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आएगा ए कोठारी कमीशन के द्वारा। 17वां प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय कॉन्सेप्ट व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कोई आदमी है या उस जानवर है उसके लक्ष्य की तरफ उन्मुख होने वाले व्यवहार को
व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। तो ए क्षमता, बी संबंध, सी प्रेरणा, डी स्वामित्वकरण। तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा सी प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। ये कंसेप्ट है प्रेरणा, ये व्यक्ति और पशु दोनों को लक्ष्यमुखी व्यवहार करने के लिए व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। तो ये कंसेप्ट है प्रेरणा, जो व्यक्ति और पशु दोनों के व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 18 मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं उन्हें कहते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनकी पहचान करते हैं तथा उनका डायग्नोसिस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ए समाज मनोवैज्ञानिक, बी समुदाय मनोवैज्ञानिक, सी विद्यालय मनोवैज्ञानिक, डी चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आता हो तो दीजिए, नहीं आता हो तो मत दीजिए। इसका आंसर आएगा, वैसे आपको आना चाहिए, सी विद्यालय मनोवैज्ञानिक, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 बड़ा प्रश्न है। परिपक्वता काल में तैयार रहने की अवस्था संबंधी प्रत्यय व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। परिपक्वता काल में तैयार रहने की अवस्था संबंधी प्रत्यय व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इसमें हमें ज्ञात होता है कि कुछ कौशल दक्षताएं सीखना या तो कठिन है अथवा बिल्कुल असंभव है। एक प्रदत्त कब? ए शिक्षण स्तर से पूर्व, बी बौद्धिक स्तर से पूर्व, सी सामाजिक आर्थिक स्तर से पूर्व, डी आयु स्तर से पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ कौशल होते हैं, स्किल्स होती हैं, दक्षताएं होती हैं जिनको हम एक आयु पार करने के बाद ही सीख सकते हैं। आयु के स्तर से पहले, एक निश्चित एज लेवल से पहले हम उसको नहीं सीख सकते। कहने का अर्थ ये है। एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक प्राप्त करेगा। बुद्धि तो एवरेज है, उसका इंटेलिजेंसी है उसकी, वो एवरेज है, किंतु वह पूर्ण डेवलप एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो ऐसा बालक क्या प्राप्त करेगा? ए एक श्रेष्ठ जीवन, बी एक औसत जीवन, सी जीवन में कुछ भी नहीं, डी जीवन में सब कुछ। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए एक श्रेष्ठ जीवन। बेशक बालक औसत दर्जे का है, एवरेज उसकी बुद्धि है, एवरेज लेवल की है उसकी बुद्धि, लेकिन वह पूर्ण विकसित वातावरण में रह रहा है, डेवलप्ड एक एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसको उसका लाभ होगा और वह श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करेगा। आगे चलते। प्राय भाई बहन, माता पिता एवं शिक्षक देश प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए प्रेरणा के, सूचनाओं के, मतों के, अभिवृत्तियों के। तो दोस्तों ये इसका आंसर आपके लिए मेरे विचार से सीधा है, प्रेरणा के। प्राय भाई बहन, माता पिता में शिक्षक प्रेरणा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। कोई बालक है, उसके लिए उसके भाई बहन हैं, उसके पेरेंट्स हैं और टीचर हैं, वो मोटिवेशन देने वाले, इंस्पायर करने वाले प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। 22 का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। किसका ज्ञान? इनमें से किसका ज्ञान हमें स्वयं को, खुद को समझने में मदद करता है? ए शिक्षा, बी रंगों, सी सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ये है 1 और 2, इनमें से आना चाहिए। आप देख लीजिए हैं, अब बताओ तो आप कौन सा आएगा। मैंने गलती से थोड़ा सा बता दिया, आपको हिंट दे दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए शिक्षा का ज्ञान, एजुकेशन का नॉलेज। हमें देखो थोड़ा सा वाक्य ऐसा लग रहा है आपको, शिक्षा और ज्ञान ये दोनों मिल रहे हैं। शिक्षा का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है, यानी शिक्षा ज़रूरी है, वो ले लेंगे तो ज्ञान है
उसका हमें स्वयं खुद को समझने में मदद करता है। तो यहाँ ये आंसर भी बहुत नज़दीक का है, लेकिन ये आंसर इसमें आएगा। प्रश्न नंबर 23, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। प्रश्न 23 है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। कोई साइकोलॉजिकल नेचर का कोई बेस्ट टेस्ट करे आपके ऊपर, तो उसका लक्षण क्या होगा? उसमें विश्वसनीयता होगी, बी कीमत की दृष्टि से सस्ता होगा, सी अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित, डी रटने की कला पर आधारित। तो इनमें से आप अंदाज़ा लगा कि ये कर देंगे आप, मुझे लगता है ये आपको सरल लगेगा प्रश्न। इसका उत्तर आएगा विश्वसनीयता। उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। उस परीक्षण में अगर विश्वसनीयता होगी तो वो परीक्षण, उसका लक्षण यही होगा, विश्वसनीयता अच्छा होगा। 24, मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ की बात की गई है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, तो यहाँ मेंटल हेल्थ की बात है। क्या है? ए संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली, कुसमायोजन का लक्षण, तीव्रतम उत्तेजनशीलता की स्थिति, डी संवेगात्मक विद्रूपताओं को दूर करने की स्थिति। तो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ आपको इसका आंसर तो आ गया होगा, ज़रूर आ गया होगा। इसका आंसर आएगा ए संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलित कार्य प्रणाली। अब आज का इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। 25, प्रायः डैश डैश अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। कौन सी अवस्था है वो? तो इसके ऑप्शन है ए बचपन में, बी पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, सी विद्यालय पूर्व अवधि में, डी मध्य बाल्यावस्था में। तो दोस्तों, इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी अवस्था होती है बच्चे की जिसमें वो स्कूल जाता है तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, ऐसी प्रॉब्लम उसको आती हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? बचपन तो कोई अवस्था तो है, लेकिन अब कौन सी किस उम्र में ये नहीं दे रखा। तो इसमें आंसर आएगा सी विद्यालय पूर्व अवधि में। विद्यालय पूर्व अवधि में तभी हमने यूकेजी एलकेजी की ये व्यवस्था है, नर्सरी क्लासेज की जो व्यवस्था है वो इसीलिए की है कि बच्चा वहाँ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है और इन समस्याओं से ग्रस्त नहीं होता है। तो विद्यालय पूर्व की अवधि है, तो उस अवस्था में बच्चे को विद्यालय में एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये आज के 25 प्रश्न थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और उपयोगी लगा हो तो शेयर भी करें। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये इस वीडियो के बाद आपको लगता है कि मुझे और लाने चाहिए तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, तो मैं और भी मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। और आप बताइएगा आपके कमेंट करके कि आपने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं माइनस करने के बाद, या आप माइनस कितने हैं, सीधे अंक कितने किए हैं। जैसे आपने 50 किए हैं तो बहुत बढ़िया, और 45 तक किए हैं तो भी बहुत बढ़िया, और 40 किए हैं तो आपको सोचना है। साफ कह रहा हूँ, 40 किए आपने 50 में से 40 अंक आपके आए हैं तो आपको सोचना है और मेहनत करनी है। 45 कर लिए तो अच्छा है, और 50 कर लिए तो बहुत बढ़िया है। ये खास तौर पे आप BA BSc B.Ed के लिए, B.Ed वालों का थोड़ा सा इसी लेवल ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, क्यों कई प्रश्न इसमें से सीधे ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।